हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोग के साथ अपनी ऑडिट की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे मार्क्स मैंने 4 महीने में जस्ट डबल किए। बिकॉज़ मई 25 में मैंने स्कोर किया था ओनली 27, जिसके कारण मेरा पूरा ग्रुप में मैं फ़ेल हो चुकी थी बिकॉज ऑफ ऑडिट। देन सितंबर 25 वाले अटैम्प्ट में मैंने 54 स्कोर किया, दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ 27। सो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने क्या चीज़ें चेंज की अपने प्रिपरेशन में, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे, किन टीचर का मटेरियल फॉलो किया, किसकी रिवीजन क्लासेस देखी एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुभम केसवानी सर की क्लासेस ली थी, विच वाज डिसेंट फॉर मी, बट मेरे हिसाब से मुझे क्लासेस के टाइम पे मैंने ले लिया था कि हाँ समझ में आ रहा है, बट जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठी तो चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें भूल गई थी। जैसे कुछ सारे निमोनिक्स वगैरह उन्होंने बताए थे, तो मतलब याद थे बट मैं उन्हें रिलेट नहीं कर पा रही थी। सो इट वॉज सेल्फ स्टडी इज़ लाइक फर्स्ट टाइम स्टडी। सो पहले तो मैंने शुभम केशवानी सर की ही क्लास ली थी एंड उन्हीं के रिवीजन वीडियोस देखे थे। और मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग था हमेशा से ही, तो मुझे लगा था कि ऑडिट में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची, मैंने पेपर देखा, इतना कन्फ्यूजन, आई वाज लाइक कि मतलब हाँ ये तो मेरे को पता है बट याद ही नहीं आ रहा था, उसके आंसर के पॉइंट्स याद नहीं आ रहे थे, या ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है पूरा आंसर ही दिमाग से हट चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे तैसे अटैम्प्ट किया एंड आई गॉट 27 एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो देन उसके बाद सितंबर के लिए मैंने सोच लिया था कि ऑडिट तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको 15 दिन अलॉट, लाइक FRN एंड AFM में हम अलॉट कर देते हैं कि हाँ 15 दिन हम फर्स्ट रिवीजन में देंगे, देन नेक्स्ट 7 डेज सेकेंड में एंड सो ऑन। सो ऑडिट ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता था। ऑडिट को मुझे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा एंड मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली रट्टा लगाऊँ, बट मुझे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि मैं एग्ज़ाम तक उसे रिटेन कर पाऊँ। और क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक ही एक मुझे लगता है मेरे को पास करा सकता था, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो सबको हो जाती है एक बार दो बार रिवीजन वीडियो या क्लासेस देखने के बाद, बट उसको क्वेश्चन फॉर्म में जब वो आता है ना, तो हम वो कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। सो मैंने इस टाइम ये दो चीज़ें तो समझ ली थी। देन मैं डेली बेसिस पे, उसमें भी मैंने प्रायोरिटी सेट करी थी कि प्रोफेशनल एथिक्स तो मुझे बाय हार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, अराउंड 20-25, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल। और कंपैरेटिवली इजी है वो बाकी चीज़ों से, क्योंकि उसके क्वेश्चन अगर आएंगे और हमें क्लॉजेस बनते रहेंगे तो उसमें स्कोर करना कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से काफ़ी इजी है। तो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। मैं डेली ही पढ़ती थी, या फिर जब भी मैं थक जाती थी या मुझे ब्रेक लेना होता था, मैं प्रोफेशनल एथिक्स खोल के बैठ जाती थी। शुभम मॉड्यूल मैंने शुभम केसवानी सर का ही फॉलो किया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बस मैं उनको खोल के बैठ जाती थी। यदि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, उन्होंने लास्ट के पेजेस में समराइज़ करके सारे क्लॉजेस दिए हुए थे, तो मैं उनको ही पढ़ती थी। ज़रूरी नहीं कि मैं रटूँ उसको, एकदम मगापी करूँ, बट मैं उसको अच्छे से पढ़ती थी जब भी मेरे को टाइम मिले। दिन में एक बार दो बार। और शाम को तो मैंने, जब मैं सुबह FR करती थी, दोपहर में AFM करती थी, और शाम का जो टाइम होता था 5 बजे के 4 से 6 के अराउंड, मैं छत में आके शांति से अकेले शाम के टाइम पे वो अपनी ऑडिट की बुक लाती थी, या फिर टहल के, या फिर बैठ के मैं प्रॉपर ऑडिट को 2 घंटे टाइम डेली देती थी। तो मैंने अपना प्रोफेशनल एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। उसके बाद कारो और ESG, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर, ये सब चीज़ें जो आनी ही आनी है, उसको मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था।
कुछ एसेज जो कि ABC एनालिसिस थे। ABC एनालिसिस मैंने फॉलो किया था AIR1 इंस्टीट्यूट प्लस उस अंकुश चिरीमार सर हैं, उनका जो ABC एनालिसिस था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एप्ट ABC एनालिसिस दिया था। मतलब कि मुझे लगता है मेरे अटेम्प्ट में जो पूरा ही जैसा उन्होंने बताया था, ए चैप्टर, B चैप्टर, C चैप्टर, वैसा ही आया था। मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा उनका। तो मैंने उन दोनों का ऐसे कंबाइन करके, मतलब मेरा ये था कि दोनों ने जो A कैटेगरी चैप्टर बताए हैं उसको तो मेरे को करना ही करना है बहुत अच्छे से। तो ऐसा किया था मैंने। तो जितने भी, और A कैटेगरी में भी प्रायोरिटाइज़ किया था मैंने प्रोफेशनल एथिक्स, कारो और ESG गवर्नेंस को। और स्टार्टिंग में तो मैंने सारा ही पढ़ा था, पूरे ही चैप्टर पढ़े थे, सारे ही एसेस किए थे, बट टुवर्ड्स द एंड मेरा पूरा नहीं हो पाया था, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर इसके अलावा मैंने एक फैकल्टी है फास्ट एकेडमी या समथिंग फास्ट करके, उसकी पायल श्रीमाल, शी इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड एंड वेरी वंडरफुल फैकल्टी फॉर ऑडिट। यदि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, यदि आप ऐसे मगअप तो नहीं हो सकता, उसके पीछे का लॉजिक, हमें उसके पीछे का सारा कुछ समझना पड़ेगा, तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं उनके सारे रिवीजन वीडियो को। उन्होंने एसेस के सारे पूरा रिवीजन डाला और बहुत शॉर्ट में डाला है, या तो आप शॉर्ट क्लिप्स देख सकते हैं जब भी आप फ्री हों, जब भी आप करने जाएं उस पर्टिकुलर ऐसे को, या फिर पूरा मैराथन भी है उनका, वो देख सकते हैं आप। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या होता है, एक बार आप जब समझ जाते हैं उसके बाद उस चीज़ को याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मुझे लगता है मैं तो अपना पास होने का 30% क्रेडिट तो उन्हीं को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी कि ये ऐसे क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक, ये क्या, सारा कुछ उनसे ही मुझे मिला, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और उनके अलावा अंकुश चिरीमार सर के भी वीडियोज़ तो मैंने देखे, वो भी काफ़ी, मतलब वो काफ़ी जल्दी शॉर्ट में करा देते हैं और सही रहता है, मतलब उनका बताया हुआ बैठ जाता है ऐसे दिमाग में। तो पहले मैंने पायल श्रीमाल मैम से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, देन मैं अंकुश चिरीमार सर की से उस चीज़ को वीडियो देखा, तो वो मेरे काफ़ी हद तक दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद मैं शुभम केसवानी सर की तरफ गई, क्योंकि अब वो जो निमोनिक्स वो बताते थे, मतलब जैसे कि सांसें सिक, सांसें सॉलिसिट, ऐसे करके ये चीज़ें, अब वो चीज़ें अब मेरे दिमाग में जाने लगी इन दोनों का वीडियो देखने के बाद। अब वो मेरे को सही लगने लगी कि हाँ अब ये सही लग रहा है मेरे को, भाई ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, क्योंकि मेरे सब ऊपर से जा रहा था काफ़ी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने शुभम केसवानी सर का निमोनिक्स वाला मतलब रिवीजन वीडियो देखा, उनके भी काफ़ी शॉर्ट में रहते हैं, फिर मेरे को समझ में आने लगे, फिर मेरे दिमाग में ऐसे बैठते गया, फिर मैं उनकी सुनती थी, पढ़ती थी उस चीज़ को बुक में, यही चलता था, पहले सुन लेती थी फिर पढ़ लेती थी। एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जिनसे तो मतलब मैं उनको 50% क्रेडिट दूँगी, शंकर लखानी सर। उनका जो क्या बोलते हैं चार्ट दिया था उन्होंने, सारे एसेस का, मतलब सारे पूरे ऑडिट का चार्ट, काफ़ी समराइज़, मतलब 1 लाइनर पूरा एक पेज में पूरा सब कुछ समराइज़ कर दिया था 1 लाइनर में, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हर चैप्टर की सब चीज़। तो उस चार्ट को मैंने डाउनलोड किया, उस चार्ट को लास्ट में तो मैंने, मतलब लास्ट के जो मेरे को पता लग गया था कि इतना लंबा ज़्यादा पढ़ूँगी तो मेरा पूरा कवरेज नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में मैंने उस चार्ट को ही 3 बार पढ़ा, जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के। और हाँ, उन्होंने क्वेश्चंस का भी पूरा ऐसे PDF दिया था और कंसेप्ट का भी PDF दिया था। तो पहले इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर थे तो उनका पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी पढ़े उसके प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग उससे मिली मेरे को।
और सारे जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मैंने उससे मतलब वो 1.5 डेज़ में आपको अगर पूरा कवरेज करना है तो वो चार्ट आपने अगर 1-2 बार पहले पढ़ा है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मैंने खुद ऐसी गलती की, मैंने बुक उठाई, मेरा लास्ट का जो 1.5 डेज़ था उसमें मेरा बहुत ही कम कवरेज हो पाया। मैंने फिर इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी कि कैसे होगा। तो फिर मैंने जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मेरा पूरा भी नहीं हो पाया। मैं सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स, कारो और ESG, DCG और बैंक वगैरह तो मैंने सब छोड़ा था, चैप्टर तो छोड़े ही थे। सिर्फ इम्पोर्टेंट A कैटेगरी वाली चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करी कि ये नहीं हो कि A कैटेगरी का आए और मेरे से नहीं बने, ये मैं नहीं चाहती थी। मैं इस बार मेरा फोकस था कि मैं क्वांटिटी कम भले हो जाए पर क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, पिछली बार भी मैंने अपने में नोटिस किया था कि सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं आता एग्ज़ाम में। मतलब पता है कि हाँ ये तो पढ़ा था पर वो याद ही नहीं आती, क्योंकि लास्ट में हमने उसको रिवाइज़ ही अच्छे से नहीं किया था। इसलिए मैंने जितना पोर्शन A कैटेगरी वाला था बस मैं उतना ही करके जा पाई थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी, बट फॉर्चुनेटली जितना भी A वाला कैटेगरी वाला पोर्शन था वो आया था। और प्रोफेशनल एथिक्स मेरे से बहुत अच्छे से बन गया था। मेरे को लगता है कि मैंने मैक्सिमम मार्क्स MCQ हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, मैंने मैक्सिमम मार्क्स कारो और प्रोफेशनल एथिक्स में ही स्कोर किए थे। मेरे से सारे क्वेश्चन बने थे। और फर्दर MCQ के लिए अंकुश चिरीमार सर की जो उन्होंने एक वीडियो बनाया है पूरा ICI के जो MCQs हैं, केस स्टडी सिनेरियो है, उसको मैंने 2 बार सुना। प्लस हाँ, शायद शंकर लखानी सर का ही या अंकुश सर का चार्ट है, मतलब PDF है पूरा सारे ऑब्जेक्टिव का, उसको मैंने 2 बार पढ़ा। और सिर्फ मैंने अंकुश सर का वो पूरा चैप्टर वाइज जो उन्होंने MCQ बना के डाला हुआ है अपने YouTube चैनल पे, उसको 2 बार सुना। तो सुनते सुनते वो मेरे दिमाग में बैठ गया, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा। तो इस बार तो मैं बोलूँगी कि मैं वही 25 में मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चैप्टर करके गई थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, पर क्वालिटी अच्छी नहीं रही। मेन रीज़न यही था कि मेरे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पाई और मुझे याद ही नहीं आई चीज़ें। तो बट सितंबर वाले अटेम्प्ट में सिर्फ ये डिफरेंस रहा कि मैंने पायल श्रीमाल मैम की क्लासेस देखी, जिससे मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई। MCQ पे फोकस किया कि मैंने जो भी MCQ वाले, स्पेशली अंकुश सर की वीडियोस और जो भी 1-2 अदर फैकल्टी की वीडियोस मेरे को यूट्यूब में मिलती गई, तो उसको मैंने 1-2 बार ऐसे सुना। क्योंकि पहले से हम लोग वो चैप्टर और वो एसेज वगैरह पढ़ चुके हैं, तो जैसे वो MCQ आ रहे थे तो दिमाग में आंसर आता जा रहा था। ये AFM एंड FR प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज़ थ्योरी। सो वो चीज़ें अपने से आंसर आता ही जा रहा था कि हाँ ऐसा होगा। फिर 2 बार सुनने में वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी। और PDF ने बहुत ज़्यादा मेजर क्रूशियल रोल प्ले किया मेरे उसमें, क्योंकि वो उनके जो शॉर्ट 1 लाइनर, मतलब वही चीज़ें हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें 4 लाइन पढ़नी पड़ती है, वही हमको इम्पोर्टेंट कीवर्ड उन्होंने लिख के दिया, तो वो 1 लाइन आधी लाइन में उन्होंने लिख के दिया, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ, जिससे ज़्यादा कवरेज हो पाई। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने एकदम ऐसा नहीं कि मैंने मई का एग्ज़ाम दिया और मैं तुरंत पढ़ने बैठी, ऐसा नहीं था। मई का एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, उसके बाद भी काफ़ी टाइम FR पे फोकस किया, AFM पे फोकस किया, मतलब हार्डली 1 मंथ में मैंने ऑडिट किया है एंड मैंने अपना स्कोर डबल किया। आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं AFM की भी स्ट्रैटेजी लाऊंगी जिसमें मेरा एग्जाम्शन था, एंड आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने किया। थैंक यू, बाय बाय।